हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 11th फिजिक्स, यूनिट नंबर 9। यूनिट का नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट हमारा पहला पार्ट था जो समाप्त हो गया। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सेकेंड पार्ट जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। कल हम लोग बताए थे आपको इंडिकेटर डायग्राम हम लोग देखे थे, और क्या देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। थर्मोडायनामिकल सिस्टम का प्रोसेस अलग अलग देख रहे थे ना बच्चों। ठीक है, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोवॉल्यूमिक, ये सब हम लोग कल चर्चा किए थे ना। आज हम लोग को पढ़ना है टू स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी। इसके पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़े थे, हीट कैपेसिटी पढ़े थे। आज हमको पढ़ना है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, मोलर वाले में दो तरह का है। एक तो है एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो उसको सीपी से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो उसको सीवी से डिनोट करेंगे, सीपी सीवी। पहला है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर में हम लोग गैस लिया और गैस को हम नीचे से गर्म कर रहे हैं, बर्नर लगा के गर्म कर रहे हैं, तो गैस गर्म हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। और उस कंटेनर में बच्चों गैस लिया गया है 1 मोल। ठीक है, अब करना क्या है, मान लीजिए उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपको इतना गर्म करना है उस कंटेनर को कि उसका टेम्परेचर बढ़कर हो जाए 25 से 26 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री बढ़ गया, तो भाई 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट हमको देना पड़ता है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहाँ मोलर वर्ड लग गया क्योंकि 1 मोल गैस हम लोग लिए थे। और यहाँ एक बात और ख़ास है कि इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर जो है उसको हमेशा कांस्टेंट रखा जाएगा। मतलब प्रेशर को ना बढ़ाना है ना घटाना है। मतलब वो जो पिस्टन हम लोग फिक्स किए हैं वो फिक्स रहेगा, ना ही पिस्टन ऊपर जाएगा ना ही पिस्टन नीचे आएगा। क्योंकि अगर पिस्टन ऊपर जाता है तो इसका मतलब प्रेशर कम हो रहा है, हम लोग प्रेशर रिलीज़ कर रहे हैं। और अगर पिस्टन को हम नीचे दबाते हैं मतलब पिस्टन हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। दूसरा सेम वही चीज़ है, यही है, वही बात है, लेकिन इस बार हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए। एक बार प्रेशर की, एक बार हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं किससे बच्चों, सीवी से। बाकी सारे कंडीशन वही है। सीपी और सीवी में रिलेशन ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत बार एमसीक्यू में आ चुका है, भी आई है। सीपी माइनस सीवी बराबर होता है बच्चों आर। मतलब प्रेशर जो होता है वो बड़ा होता है, वॉल्यूम जो होता है कम होता है। तभी तो हम लोग देखिए बड़े में से छोटे को घटाए हैं। घटाने का नियम आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। कभी भी 8 से 10 नहीं घटेगा, घटता है, स्पेशल केस में -2 आंसर आएगा। लेकिन जनरली सामान्यतया हम करते क्या हैं, हम लोग हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाने की कोशिश करते हैं। 10 से 8 को घटाएंगे आंसर 2 आएगा। वही बात यहाँ भी किया गया है। आप देख रहे हैं कि सीपी से सीबी को घटाया गया है, इसका मतलब सीवी का वैल्यू ज़रूर कम होगा और सीपी का वैल्यू ज़रूर ज़्यादा होगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन सीवी। आर जो है गैस कांस्टेंट है। इस इक्वेशन का नाम है मेयर्स फार्मूला। मेयर जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा यह दिया गया था, इसलिए उनके नाम पर रखा गया मेयर्स फार्मूला। ठीक है अंकुश, समझ में आ रहा है। दूसरा रिलेशन है सीपी और सीवी का रेशियो का। यहाँ पर है दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, आर के बराबर। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। दूसरा यहाँ रिलेशन देखिए, अगर सीपी और सीवी को डिवाइड करते हैं तो किसके बराबर होता है, वाई। वाई मतलब क्या है, गामा, ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों कुछ वैल्यू होगा, डिवाइड कीजिएगा तो गामा के बराबर आएगा।
वेयर गामा देखिए क्या लिखा हुआ, कांस्टेंट है। अब आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट लाइन लिखा हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछता है बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस कंजर्वेशन ऑफ लॉ पर आधारित होता है। पहला क्वेश्चन यही आता है, ठीक। तो आंसर यहाँ दिया हुआ, ये किस पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा का संरक्षण का नियम, जो आप स्कूल में बहुत बार पढ़े हैं। इसमें क्या बोला जाता है कि ऊर्जा को ना हम बना सकते हैं ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च में क्या डालते हैं, बैटरी। बैटरी के अंदर होता है केमिकल रिएक्शन और वहाँ बनती है केमिकल एनर्जी, और उस बैटरी के माध्यम से टॉर्च से हम लोग को लाइट मिलता है। तो यहाँ देखिए केमिकल एनर्जी का कन्वर्सन हो रहा है लाइट एनर्जी में, हो रहा है। कोई बल्ब जल रहा है बहुत तेज़ी से, उसके बगल में आप हाथ रखिए, आपका हाथ गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में। तो इस तरह से हमारे आसपास दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जहाँ पर ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, कन्वर्सन होता है। अब इसका स्टेटमेंट देखना है कि क्या इसका स्टेटमेंट है, क्या इसका कथन है। कथन क्या है, इफ़ हीट इज गिवन टू ए सिस्टम, अगर किसी सिस्टम में हम हीट दे रहे हैं, ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, तो वो हीट दो तरह से काम करता है। कैसे काम करता है देखिए, पहला भाग उसका उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। इंटरनल एनर्जी कहने का मतलब है बच्चों उसकी उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा, उसको क्या करेगा, वो हीट बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। एंड सम पार्ट, उसका एक और कुछ भाग वर्क डन करेगा सिस्टम। मतलब किसी सिस्टम में अगर हम हीट दिए, ये कोई सिस्टम है, इसमें हम लोग हीट दिए dQ, तब ये दो काम करेगा। ये हीट का दो भाग हो गया, पहला भाग क्या करेगा, इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, और दूसरा भाग वर्क डन। हम इस सिस्टम को हीट क्यों दिए, इस सिस्टम को हम हीट दिए ताकि ये वह काम कर सके, एनर्जी का कन्वर्सन हो सके। तब ये जो हीट इसको मिला, ये हीट दो तरह से काम होगा। पहला भाग इस हीट का इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, और दूसरा भाग वर्क डन करने के लिए मजबूर करेगा। यही बात आगे लिखा हुआ है इक्वेशन के रूप में, dQ बराबर dW प्लस du। dQ हीट हो गया, dW वर्क डन हो गया, और ये du लिखा हुआ है इंक्रीज। ये u है बच्चों, भी नहीं है, इसको आप ठीक कर लेना, ऐसे लिखा हुआ है। dQ हीट हो गया, dW वर्क डन हो गया, और du क्या हो गया, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। तीन चीज हो गया, ये तीनों को समझना। नेक्स्ट टॉपिक वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल कल हम डिस्कस किए थे बच्चों, बताए थे। आइसो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, कांस्टेंट, और थर्मल वर्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है टेम्परेचर को। कहने का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में शुरू से लास्ट तक टेम्परेचर एक जैसा हो, ना टेम्परेचर बढ़े ना टेम्परेचर कम हो, उस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो वर्क डन होता है सिस्टम के द्वारा, उसका फार्मूला ये होता है 2.303 नंबर है, R से गैस कांस्टेंट है, T से आपका टेम्परेचर है, log 10 है V2 बटा V1 हो गया इनिशियल वॉल्यूम, और V2 हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम।
फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आइसोथर्मल का। अब यही वर्क डन हम लोग को किस में देखना है, एडियाबैटिक में। अब एडियाबैटिक हम बता चुके थे कल समझाए थे। एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम का हीट पूरा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। थ्रू आउट, शुरू से लेकर अंत तक सिस्टम में जो हीट दिया जा रहा है वो कांस्टेंट रहता है, एक समान रहता है, बराबर रहता है, चेंज नहीं होता है। और उसका फार्मूला होता है बच्चों W बराबर R गैस कांस्टेंट बटा गामा -1 ब्रैकेट में T1 माइनस T2। अब यहाँ पर सबका नाम आप जानते हैं, नहीं लिखा हुआ है, हम आपके लिए लिख दे रहे हैं। Here W stands for work done, R universal गैस कांस्टेंट, गामा बताए थे अभी CP और CV का रेशियो है, T1 ये होगा बच्चों इनिशियल टेम्परेचर, T2 ये होगा आपका फाइनल टेम्परेचर। सब हो गया। गामा -1 तो नंबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है और कुछ नहीं आता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा फार्मूला हम क्या लिखे हैं, यही आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है, ऑप्शन में टिक लगाना है। कभी कभी ऑप्शन में यहाँ गामा -1 है, आपको कर देगा 1 माइनस गामा, तो बस वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए ध्यान से समझ लीजिए कि हम आपको क्या लिखे हैं, कैसे बताएं। नेक्स्ट है बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको हम बताए थे थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉ पढ़ना है। जैसे हम लोग पढ़े थे न्यूटन के 3 नियम, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसी तरह इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में हमको 3 को नियम पढ़ना है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही 3 है। तो जीरोथ हम लोग पहले पढ़ चुके थे, आज हम लोगों ने पढ़ा सेकेंड लॉ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या बोलता है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल, कोई भी ऐसा प्रक्रिया पॉसिबल नहीं है, हुज रिजल्ट इज द absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat into work। वह दूसरा शब्द हम बोलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, नहीं समझ में आएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको समझिए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाई कूलिंग ए बॉडी टू टेम्परेचर लोअर देन इज सराउंडिंग। बहुत आसान है, क्या बोलता है समझिए। संदीप मोहली क्या पूछना चाहते हैं, जल्दी पूछिए, हाथ खड़ा किया आपने, बोलिए संदीप क्या पूछना चाहते हैं, बोलकर पूछिए संदीप। नहीं पूछना है, चलिए कोई बात नहीं। सेकेंड लॉ उतना ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, समझने का, बता दे रहे हैं। मेन ज़्यादा है जीरोथ लॉ, और आपके बाद उसके पूछता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ में क्या बोल रहा है ना, कि जैसे मान लीजिए यही कोई सिस्टम है, प्लास इसको बोलते हैं हम लोग, ये कोई सिस्टम है, इसको हम हीट दिए तो ये वर्क करेगा। तो बोल रहा है क्या, कि ये असंभव है कि इसको हम ठंडा करते जाएं और ये वर्क करता जाए। सेकेंड लॉ यही है कि इससे हम अगर बराबर काम लेना चाहते हैं इस सिस्टम से, तो हमको इसको बराबर हीट देना पड़ेगा। अगर हम इसको एक बार हीट देकर छोड़ दिए तो धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा, हीट लॉस करेगा, तो इससे हम कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं ले सकते, समझे। इससे हम कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं ले सकते।
कब लेंगे इससे कंटिन्यूस सप्लाई? जब इसको हम बराबर हीट इसमें देते जाएंगे, तब ये वर्क करते जाएगा, हमको कंटिन्यूस काम करके ये देते जाएगा। हीट इंजन। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक डिवाइस, एक मशीन है। अच्छा कोई बात नहीं संदीप, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दिक्कत हो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो नहीं समझ में आया फिर बोल सकते हैं, टाइप करके पूछ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग हीट इंजन। हीट इंजन क्या है बच्चों? एक डिवाइस है, एक मशीन है। इसका काम क्या है? कन्वर्ट करता है, बदलता है। देखिए लिखा हुआ कन्वर्ट्स। किसको कहाँ बदलता है? तो हीट एनर्जी को बदलता है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? हम लोग पहले पढ़े थे वर्क एनर्जी पावर में। एनर्जी का तो पहले 2 टाइप पढ़े थे, काइनेटिक, पोटेंशियल। नेक्स्ट आ गया मैकेनिकल। मैकेनिकल क्या होता है? काइनेटिक और पोटेंशियल को जब हम जोड़ देते हैं तो दोनों का जो सम होता है वो एक नया एनर्जी होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ बोल रहा है कि हीट इंजन का काम क्या है? एक मशीन है, एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है। अगर हम मशीन को हीट दिए तो ये हमको काम करके देगा, पहिया घुमा देगा, चक्का घुमाएगा, किसी चीज़ को मूव कराएगा। मूव कराएगा मतलब क्या होगा? मोशन में आएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी है। रुक जाएगा तो रेस्ट में मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। तो जहाँ काइनेटिक पोटेंशियल सेम दोनों ऐड हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकल। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हीट इंजन है। ये सब हमको काम करके देते हैं, वर्क करके देते हैं। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, हीट इंजन के बारे में, ठीक है। हीट इंजन का 3 को मुख्य पार्ट्स होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। 3 को उसका मुख्य भाग होता है। जैसे कोई भी इंजन होता है, जैसे मोटरसाइकिल है, साइकिल है। साइकिल ले लीजिए सिंपल। साइकिल का मेन पार्ट्स कौन है? तो 2 को चक्का है, हैंडल है, ट्यूब है, टायर है, सब सारे क्या है? सीट है जिस पर आप बैठते हैं। ये सब क्या है? पैडल है, चलाते हैं। यही सब ना साइकिल के मुख्य भाग हैं। उसी तरह से हीट इंजन भी एक मशीन है, तो उस मशीन का 3 मुख्य भाग होता है। पहला है सोर्स, दूसरा वर्किंग सबस्टांस, तीसरा है सिंक। सोर्स क्या होता है? एक ऐसा बॉडी जिसको हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है और ये हीट इंजन हीट एनर्जी सप्लाई करता है। आप पढ़े हैं हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? तो हीट का फ्लो होता है बच्चों हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर। तो सोर्स एक ऐसा बॉडी है जिसको हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है और वो हीट एनर्जी को सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है? तो ये करता है वर्किंग सबस्टांस को। वर्किंग सबस्टांस क्या है? मटेरियल है विच एब्जॉर्ब, जो शोषित करता है, प्राप्त करता है हीट को फ्रॉम कहाँ से? सोर्स से, एंड कन्वर्ट करता है इसको कहाँ? इनटू मैकेनिकल एनर्जी में। कैसे? बाय रिजेक्टिंग द हीट टू सिंक। मतलब ऊपर है सोर्स, बीच में वर्किंग सबस्टांस, नीचे सिंक। सोर्स क्या किया? हीट सप्लाई किया वर्किंग सबस्टांस को, ये काम किया, और जो बचा कुचा हीट है उसको बाहर निकाल दिया। कहाँ भेज दिया? सिंक में भेज दिया। सिंक हम लोग जानते हैं क्या यूज करते हैं? बर्तन धोने के लिए। अब बढ़िया बढ़िया खाना बना, एकदम खा पी लिए, मस्त हो गए, खाना का ख़त्म करने का बर्तन उठाए सिंक में डाल दिए, अब वो धुलाएगा। यही ना प्रोसेस है। सिंक क्या होता है समझ गए? बर्तन धोने का बेसिन, उसको सिंक बोलते हैं। यहाँ भी सिंक का मतलब वही है। 3 पार्ट हो गया, सोर्स, वर्किंग सबस्टांस, सिंक। सोर्स हाई टेम्परेचर पर, सिंक लो टेम्परेचर पर, बीच में वर्किंग सबस्टांस। सोर्स से हीट चला वर्किंग सबस्टांस पर, वर्किंग सबस्टांस को गैस होता है वो काम उम किया है, इंजन को चलाया उलाया, अब कुछ एनर्जी बच गया, कुछ हीट बच गया, हीट को नीचे फेंक दिया, बचलका को कहाँ फेंक दिया? तो सिंक में। तो इससे क्या पता चला कि सिंक जो है वो लो टेम्परेचर पर रहेगा और जो सोर्स रहेगा वो हाई टेम्परेचर पर रहेगा। सोर्स हो गया हाई टेम्परेचर, सिंक हो गया लोअर टेम्परेचर पर। देखिए क्या लिखा हुआ है? इट इज ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर विच एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब करता है हीट को। ठीक है, यही तक तो था। इसका एक फार्मूला, वो फार्मूला हम लिख देंगे इफिशियंसी निकालने का, वो यहाँ लिखा हुआ। अब बाकी इसमें लास्ट में क्वेश्चन दिया गया। बस यहीं तक था आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, ये फिनिश हो गया। इसमें हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन वगैरह नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर देंगे।
अब आपका नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों 10 तारीख को चाहे 11 तारीख को, बीच में छठ पूजा की छुट्टी है। आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए, छठ पूजा मनाइए। कल अभी क्लास बंद रहेगा, कल से जब खुलेगा ग्रुप में आपको मैसेज कर देंगे, तब आप लोग क्लास अटेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।